हेलो एंड वेलकम टू द रिलेटेबल शो। अच्छा, आप सब ने वो ऐड तो ज़रूर देखा होगा ना, म्यूचुअल फंड्स सही है। पर क्या सच में म्यूचुअल फंड्स सही है? आखिरकार म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब लेकर आज आए हम इस एपिसोड में, और हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं विरल भट्ट जी। विरल भट्ट जी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। इनका अपना एक वेंचर है मनी मंत्रा के नाम से। सर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के साथ भी एज अ पैनलिस्ट जुड़ते हैं, जैसे कि जी बिजनेस, CNBC बाजार गुजरात, और भी कई चैनल्स हैं। एंड वी फील लकी कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और इस टॉपिक पे हमसे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप ये समझ पाए कि आखिरकार म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। Hello and welcome to the show. And today we are here to talk about mutual funds and its importance. तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इस बारे में है कि म्यूचुअल फंड के बारे में हम सुनते बहुत है। टीवी में आजकल एड्स भी आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से लेके युवराज सिंह, रोहित शर्मा, मतलब ये लोग सब बेच तो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आप उसके बारे में थोड़ा इंसाइट दे पाए। थैंक यू। आपने मुझे ये शो के लिए इनवाइट किया, और एक जो आपका कॉज है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, वो ये शो से आज हम देने की कोशिश करेंगे आपके ऑडियंस को। आपका जो पहला क्वेश्चन था, म्यूचुअल फंड, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के काफी सारे एडवर्टाइजमेंट तो काफी टाइम से आ रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि पर्सनालिटीज भी अभी काफी जुड़े हैं म्यूचुअल फंड से। जी। और क्रिकेट में अपने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे लोग तो आ ही रहे हैं। बट हाँ, अभी भी कैसा है कि वो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। हम्म। म्यूचुअल फंड सही है, राइट, बट वो क्यों सही है, राइट, वो क्यों ये सही नहीं है, बता रहे। वो नहीं पता है। तो सो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहाँ पे लोग अपने पैसे, जो पैसे वो बचा रहे हैं, वो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड, अगर आपको मैं बोलूँ तो जनरली लोगों के दिमाग में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर सोचते हैं तो आता है कि वो कौन मैनेज करता है, यानी उसको चलाने वाला कौन हम्म। है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो गवर्नमेंट बैक्ड जो बॉडी है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, वो ये म्यूचुअल फंड को देखती है और म्यूचुअल फंड को चलाती है। और ये म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पे लोग जैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, जी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही हम्म। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका एक्चुअली इसको ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना रहेगा, राइट। जी। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कुछ लोग करते होंगे, या सुना होगा, या कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आप देखें तो जिनको नहीं पता था स्टॉक मार्केट, वो 92 स्कैम जो हर्षद मेहता की आगे एग्जैक्टली। गई, उसके बाद तो काफी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता लग गया, राइट। और लॉकडाउन के टाइम, ये जो 2 साल जो लॉकडाउन के टाइम जो समय गया, उसमें भी काफी लोगों ने स्टॉक मार्केट में काफी रुचि दिखाई। बट बिल्कुल। एक थोड़ा सा सैड पार्ट ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन होना चाहिए था, या म्यूचुअल फंड एज एन हम्म। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो होना चाहिए था, वो इतना नहीं हुआ। क्योंकि म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है, वो लोग समझ नहीं पाए हैं। तो हम्म। जैसे मैंने कहा कि उसको जो मैनेज करने वाला है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इनडायरेक्ट वे, ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे है। आप म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। हम्म। तो ऐसा भी कह सकता है कि, कैसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड के जी। बारे में सोचते हैं या तो स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो स्टॉक मार्केट में है, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसे आप ओके। इनडायरेक्ट वे, यानी डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, बट म्यूचुअल फंड एक हम्म। ऑप्शन बना दिया है जो आप
उसको भी एक वैसे देखने जाए, वो डेफिनेटली हम आगे उसके ऊपर बात करेंगे और सोचेंगे, बट बिल्कुल। यहाँ पे 4 से 5 4 से 5 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो जुड़े हुए हैं। सो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में हम्म। सबसे पहला, जैसे अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जी। इन्वेस्टर हो गए, फिर एक सेबी जुड़ा हम्म। हुआ है, ठीक है। फिर हम्म। उसमें एक सेबी ही एक ट्रस्ट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। हम्म। एसेट यस। मैनेजमेंट कंपनी अपने फंड्स लाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 44 to 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, राइट। नाइस, वाह। तो 44 45 एएमसीज अपना अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो म्यूचुअल हम्म। फंड होता है। और अलग अलग म्यूचुअल फंड वो अलग अलग प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर आते हैं। तो एक तो हो गया कि उसको मैनेज करने वाला है वो सेबी है। वो जो प्रोडक्ट है वो इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। जैसे आप अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे गोल्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो हम्म। गया, राइट, पीपीएफ में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। वैसे ही ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हम्म। गवर्नमेंट उसको देखती है, संभालती है, जो सेबी के रूप में आपके सामने रहती है। और उसको मैनेज करने वाला नहीं, वो जो प्रोडक्ट जो लाता है वो लाता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। जो हम्म। एचडीएफसी बोल दो, आईसीआईसीआई बोल दो, आदित्य बिरला, अलग अलग तरीके के अलग अलग, ब्रांड्स हाँ, वगैरह। राइट, अलग सर, अलग। आपने आपने मेंशन किया, सेबी तो रेगुलेटर हो गया। सेबी के बारे में हमारी ऑडियंस को पता भी होगा शायद, क्योंकि सेबी तो जाना पहचाना नाम होता है, हमें पता होता है। लेकिन अब आपने बात की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, और म्यूचुअल फंड्स का, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ सर, वो ये था, जो एकदम बिल्कुल लेमैन में ये है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा कुछ होता है जिसमें शायद हम पैसा लगाते हैं। अगर मैं एकदम लेमैन के भाषा में बात करूँ, तो अगर मेरे पास 5,000 रुपए बचे और मुझे वो म्यूचुअल फंड में खर्चा करना है, और मैंने पैसा डाला 5,000, तो वो हमसे कुछ पैसे वो 5,000 लेंगे और फिर वो अलग अलग स्टॉक्स में लगाएंगे। शायद यही इनडायरेक्ट तरीका यस, है जिसकी आप यस, बात कर यस। रहे सो इनडायरेक्ट वे इसी को ही कहते हैं कि कैसा होता है कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट। बट अभी हमारी कैपेसिटी, जैसे आपने बोला कि 5,000, तो 5,000 हैं। में आज के दिन में अगर कोई अच्छा स्टॉक सोचने जाए तो नहीं आएगा हम्म। इतना, राइट, नहीं, उस बिल्कुल। प्राइस के हिसाब से। तो अगर मुझे हम्म। उसमें इंटरेस्ट है तो क्यों ना ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जहां पे मेरे पास 5,000 रुपए है, बट मैं एक स्टॉक में नहीं, कम से कम 50 60 70 मल्टी। 80 90 1000 100 स्टॉक्स में, 100 वाह। स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के द्वारा आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आपके पास से हम्म। सो आपके पास से तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या वो अगर आपको हम्म। जो इन्वेस्टमेंट करना है वही अमाउंट आपको सिर्फ देना है, राइट। बट वो हम्म। अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में डिवाइड होके आपको यूनिट्स के द्वारा आपके अकाउंट में वो आ सकती है। वाह, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, एएमसी एक बिचौलिया कंपनी हो गया, जो हमसे पैसे लेता है म्यूचुअल फंड के तौर पे। हमसे पैसे ले लेगा और उसके बाद वो मल्टीपल स्टॉक्स में, जैसे कि आपने बोला 10 15 या शायद और भी ज्यादा कंपनीज पे लगा देता है। तो आप इनडायरेक्टली बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स होल्ड करते हो अपने पास, अगर ये राइट, बिल्कुल साधारण, राइट, अगर राइट, राइट, क्योंकि आप समझ रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में करते हो तभी आप एज अ शेयर होल्डर बनते हो। सिमिलर वे में आप डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं कह सकते, बट आपके होल्डिंग्स, यानी वो जो स्टॉक्स परचेज करने वाला है वो म्यूचुअल फंड की कंपनी, उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो म्यूचुअल फंड के द्वारा। वाओ, वाओ, ग्रेट। तो हाँ, मतलब एक तरह से मैं होल्डर बन जाता हूँ, इनडायरेक्ट होल्डर ऑफ राइट, इस शेयर्स। म्यूचुअल फंड में आप यूनिट होल्डर बनते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में आप शेयर होल्डर बनते हो। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो पूरा शेयर खरीद नहीं सकते, तो यूनिट्स मिलते हैं हमें, अगर इसका बिल्कुल साधारण वो निकले तो बहुत सही। ये तो मुझे लगता है व्यूअर्स आपको भी समझ आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये हम समझ गए। अच्छा, अब इसमें भी बात आ जाती है, हम सुनते हैं डेट और इक्विटी के बारे में, कि अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी अलग चीज, दो चीजें में बढ़ जाती है आगे जाके, डेट और इक्विटी। ठीक है। तो जब हम इक्विटी की बात करें, जैसे अभी हमने जो बात की वो होल्डिंग की बात की, शेयर होल्डिंग, तो ये शायद इक्विटी को लेके बात हो गई। डेट का यहाँ क्या रोल रहता है, और इसमें अंतर क्या है सर, थोड़ा सा अगर आप बता पाए। राइट, सो अभी जैसे देखो कैसा था कि म्यूचुअल फंड, आपने जब भी पूछा मुझे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो वैसे देखने जाए ना तो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि म्यूचुअल फंड को अगर किसी को बोलना है लेमेन की तरीके से तो क्या बोले, तो वो इनडायरेक्ट वे ऑफ हम्म। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट वैसा कह सकते हैं, राइट। जी। अभी जैसे आपने कहा कि भाई
म्यूचुअल फंड एक ब्रॉड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया। वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? तो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है वो स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स, बराबर है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया इक्विटी, राइट। वैसे ही वो डेट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो डेट में क्या आता है? आते हैं बॉन्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई इश्यू करती है। ओके। सो ब्रॉड कैटेगरी म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, एक इक्विटी और एक डेट, राइट। और इक्विटी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स होते हैं। और वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट में भी करता है। गोल्ड एज अ कमोडिटी हो गया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, नॉट ओनली गोल्ड बट सिल्वर हो गया, और दूसरे टाइप्स के भी कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, और रियल एस्टेट में भी करता है। तो ब्रॉडली वो चार कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता है वैसे देखने जाए तो, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, राइट, रियल एस्टेट और रियल एंड ऑल। एस्टेट। यस, वाओ, ग्रेट पॉइंट, क्योंकि शायद ये हमें जानकारी नहीं होती, हमें लगता है कि अच्छा शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है, बट जो आपने बताया कि अच्छा नहीं, रियल एस्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड, गोल्ड इज आल्सो इंक्लूडेड, तो ये शायद एक म्यूचुअल फंड को एक यूनिक इन्वेस्टमेंट बना देता है। तो ये किसका शायद पावर हाउस बोल सकते हैं, एक यूएसपी हो जाता है कि Right. अच्छा इसमें और इन चीजों में भी हम आगे जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से सर इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सर, तो इन्वेस्टमेंट एक आउटलुक से किया जाता है, एक मेंटालिटी से किया जाता है कि अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा, तो उसके हिसाब से किया जाता है कि अच्छा रिस्क कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं हम और रिटर्न किस हिसाब का। ये दोनों चीजें हम देख के बात करते हैं। अब हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की। हमारे पास एफडी का ऑप्शन है जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, पहले से चलता आ रहा है। गोल्ड की बात की, गोल्ड में आज भी लोग इतना खर्च इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ की बात की, इसमें से सर जैसे पीपीएफ का अगर एग्जाम्पल ले, तो पीपीएफ क्या होता है कि पीपीएफ में अगर हम पैसे डालेंगे, जैसे क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे जैसे होते हैं मिडिल क्लास, जिनके सैलरी में से कुछ बच जाता है 5-10 हज़ार रुपए, अब हम चाहते हैं कि इसको इन्वेस्ट कर दे। अगर हम इसको पीपीएफ जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सर टैक्स का बेनिफिट मिलता है कि अच्छा इससे जो हमें पीपीएफ पे मिलेगा पैसा वापस, जो रिटर्न आएगा हमारे पास, उस पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स फ्री है। तो क्या ये, बट जब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने ऐसा सुना है सर कि इसमें कैपिटल गेन कहीं ना कहीं जो हमें होता है, जो रिटर्न मिलता है, ये टैक्सेबल होता है। अगर इस चीज को आप थोड़ा बता पाओ। यानी आपका जो क्वेश्चन था ना, वो वापस से मुझे पहले वाले क्वेश्चन पे ही लेके जा रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे आपने कहा था शुरू में कि पॉपुलर ज्यादा नहीं है, राइट। अभी तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज आने लगे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन है, तो उसकी जो बेस है वो बड़ा है, उसका व्यापक हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे लोगों को यही समझने की जरूरत है, क्योंकि पीपीएफ एक तो टैक्स फ्री है, ठीक है। लोगों को लगता है कि वो फिक्स्ड रिटर्न देता है, राइट। हालांकि लोग ये नहीं जानते हैं कि उसके भी इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, राइट। बिल्कुल। वो गवर्नमेंट क्वार्टरली जिस हिसाब से कंट्री का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, उसके बेसिस के ऊपर उसको भी वो चेंज कर सकता है, राइट। क्योंकि पहले हमने सुना रहेगा कि 11-12% मुझे मिलता था, 11-12% मिलता था पीपीएफ में, बट आज के दिन में वो 7-8% के आसपास रह चुका है, राइट। तो डेफिनेटली, अराउंड इन्फ्लेशन रेट, हाँ, जो अराउंड कि इन्फ्लेशन रेट, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन भी अगर आप देखने जाए तो, वैसे देखने जाए तो वो नेगेटिव में ही है, उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव ही है, बिल्कुल। क्योंकि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो वो हिसाब से 6 से 7% है। बट डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो कमोडिटीज है उसमें इन्फ्लेशन का रेट है वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। अभी वो पॉपुलर क्यों हुआ? वो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो पॉपुलर हुआ इसके लिए क्योंकि वो फिक्स्ड नेचर में है। हालांकि वो नहीं है, बट वो फिक्स नेचर में दिखाता है कि मुझे इतना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट है, सोवेरियन है, राइट। इसके लिए कुछ मेरे पैसे से कुछ भी प्रॉब्लम आ नहीं सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं, इसके लिए भी वो पॉपुलर है। सिमिलर वे में जो आपने तीसरा पॉइंट कहा कि भाई टैक्स फ्री, वो टैक्स फ्री है। अभी म्यूचुअल फंड इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि लोग पहले तो वो प्रोडक्ट को इतना समझे नहीं है,
और डेफिनेटली आपके माध्यम से वो कोशिश आज जारी है कि भाई वो समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड है क्या। सो है क्या? जो भी लोग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, नो डाउट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने जाए तो पॉपुलैरिटी बढ़ी है। रिटर्न जो है, रिटर्न का जो एस्पेक्ट है, अगर आप देखें तो सेम सेम टेन्योर में, ये वैसे देखने जाए तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, बट मैं ऑडियंस को समझाने के लिए मैं अभी बता रहा हूं कि पीपीएफ की जो टेन्योर होती है वो 15 साल की होती है, राइट। और म्यूचुअल फंड अगर आप सपोज, क्योंकि उसमें कोई वैसे देखने जाए तो लॉक इन कुछ नहीं होता है, राइट। सिर्फ अगर आपको ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड के इक्विटी में एक कैटेगरी प्रोडक्ट आता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, राइट। उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको, जैसे पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट मिलता है, सिमिलर ईएलएसएस एटीसी के अंडर आता है वो प्रोडक्ट, और उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, ठीक है। बट अगर वो लॉक इन वाला प्रोडक्ट अभी फिलहाल साइड में रखे हम, तो अगर हम देखें तो वैसे कोई प्रैक्टिकली कोई लॉक इन नहीं है ओपन एंडेड फंड्स में, राइट। म्यूचुअल फंड के कोई ओपन एंडेड फंड्स में कोई लॉक इन नहीं है। तो मैं अगर पीपीएफ को 15 साल रखता हूं और मैं म्यूचुअल फंड को 15 साल रखता हूं और उसकी मैं पास्ट परफॉर्मेंस एक बार देखता हूं, तो आप देखेंगे तो हैंड्स डाउन यानी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, और म्यूचुअल फंड का वो पिछले 15 साल का आप देखोगे तो उसने तो कम से कम 20-22 रिटर्न परसेंटेज से रिटर्न दिए हैं म्यूचुअल फंड ने, राइट। 20 प्लस, राइट। तो जो वेल्थ क्रिएट करना है, राइट, लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी होती है, बट लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को नहीं समझा है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को नहीं समझा है कि वो क्यों उसके लिए सही है, राइट। और मैं हमेशा ये एक चीज कहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट जिसकी हुई है, राइट, जो यंगस्टर है, राइट, आपने बोला कि मेरे जैसे लोग जो 5-10 हजार रुपया कमाते रहेंगे, राइट, पर सी कितने कमाते हैं वो बात नहीं है यहाँ पे। मैं कितना परसेंटेज ऑफ मेरा जो इनकम का है मैं मेरे सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो बात है। तो पीपीएफ जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, बट यहाँ पे आप देखने जाओ तो म्यूचुअल फंड में वही टेन्योर में मैं अगर रखता हूँ तो मेरे रिटर्न्स ज्यादा है, राइट। दूसरी चीज आपने बोली टैक्स फ्री, डेफिनेटली टैक्स फ्री तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब भी आप टैक्स के बारे में बात करते हो, तो अगर आप पीपीएफ के बारे में बात करते हो तो मुझे रिटर्न ही कितना मिलता है, राइट। और वही चीज अगर मैं म्यूचुअल फंड को रखता हूँ तो मेरा रिटर्न काफी ज्यादा है, राइट। वही टेन्योर को मैं अगर माइंड में लेकर चल रहा हूं तो, राइट, मैं 15 साल 20 साल की बात कर रहा हूं, तो मैं 15 साल में अगर म्यूचुअल फंड भी करता हूं और अगर मुझे 20% भी आए हैं, मान के चलो मुझे 20% नहीं आते, मुझे थोड़ा और कम आते हैं, 15% आते हैं, 12% आते हैं, तो भी अगर मुझे जो टैक्स लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने सही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, पहला 1 लाख, फर्स्ट 1 लाख जो मैं प्रॉफिट कमाता हूँ वो माफ है, उस पे ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। वो 1 लाख के बाद जो मेरा बनता है उसके ऊपर 10% डालना है। तो मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने 15 साल म्यूचुअल फंड रख भी दिया, राइट, मैंने पीपीएफ रखा है तो मैंने म्यूचुअल फंड भी रख दिया, और मुझे मान के चलो 12% भी मिला, और मुझे जो गेन हुआ उसके ऊपर मैंने 10% भी मैंने टैक्स दिया, तो भी मेरा जो अमाउंट जो है, मेरा ओवरऑल जो गेन है, वो मेरा डेफिनेटली पीपीएफ से ज्यादा हो सकता है, राइट। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। वैसे मैं बोलूंगा ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, राइट, क्योंकि पीपीएफ जब आप सिलेक्ट करते हो तो शायद से कुछ और एक सोच के साथ करते होंगे, राइट। बट मेरी बात यहाँ पे ये है कि लोगों ने म्यूचुअल फंड नहीं समझा है, तो म्यूचुअल फंड को समझने की जरूरत है। टैक्स बेनिफिट जो है आपको एटीसी के अंडर है, वो पीपीएफ में भी है और म्यूचुअल फंड में भी है। तो मेरी ये आपके ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी आप पीपीएफ के बारे में सोचते हो तभी म्यूचुअल फंड को जरूर सोचे, ठीक है। आपका रिस्क भी देखे, आपने रिस्क देखी, क्योंकि ज्यादातर लोग रिस्क को भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरी रिस्क की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो रिस्क पे आएंगे सर। मैं श्योर, आपकी कुछ बातों को जो मैं समझ पाया हूँ उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि दर्शकों के लिए भी आसान हो जाए। तो एक तो सबसे अच्छी बात सर ये निकल के आ रही है इसमें कि आपने ये बोला कि अच्छा टैक्स बेनिफिट सिर्फ पीपीएफ में ही नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड्स में भी है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ
जिसका हमें नॉलेज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा उसका नॉलेज अगर हमें हो, तो हमें ये भी पता लग गया कि म्यूचुअल फंड में भी टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आई और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपने ये बोला कि अरे यार तुम्हें रिटर्न तो मिले उतना, तुम जो बात कर रहे हो पीपीएफ की, अगर 7% रिटर्न है और उधर 22% रिटर्न है, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो आपने जो वो स्टेटमेंट बोली है सर कि जब भी आप पीपीएफ के बारे में सोचो तो आपको म्यूचुअल फंड को भी साथ में रखना चाहिए, आई थिंक ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। बिकॉज़ आज के लोग शायद एफडी, पीपीएफ और गोल्ड पे ही रह जा रहे हैं। वो 7-8% टका पे ही खुश है। जबकि इन्फ्लेशन रेट जैसे कि हमने बात किया 6-7% पे जा रहा है। अगर अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है 6-7-8% तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तुम्हें एफडी पे 5.5% मिल रहा है, तुम कमाओगे क्या? वो तो राइट। माइनस में जा रही है चीज़ें। तो एक तो ये बड़ी चीज़ निकल गई कि टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, साथ में आपको ये परसेंटेज का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी निकल के आई जो आपने बात की इसमें। अच्छा, एक टर्म जो था, जो मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, वो लॉक-इन पीरियड। लॉक-इन पीरियड मतलब ये होता है कि आपके पैसे फँस जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये भी एक अच्छी बात है कि फँसते नहीं पैसे आपके। अगर जैसे आपने ओपन एंड की बात की, तो म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा लॉक-इन नहीं है कि भाई तुमने डाल दिया तो तुम निकाल नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फंस जाते हैं, बंध जाते हैं आपके पैसे, बंध जाते हैं। बंद हो जाता है। फंसते जी, नहीं है, क्योंकि पैसा वापस मिलता ही है आपको और अच्छे खासे रिटर्न के साथ मिलता है। राइट। जी। तो लॉक इन द सेंस कैसा है कि पैसा आपका बंध जाता है, वो उसके पहले आप निकाल नहीं सकते हैं। राइट। क्योंकि जी, पीपीएफ में भी एक थोड़ा सा प्रोविजन होता है, अगर आप पीपीएफ की ही बात करते हैं कि कुछ हुँ, इमरजेंसी के केस में आपको वहां से भी आप पैसा निकाल सकते हो। राइट। जी, वो चीज म्यूचुअल फंड में नहीं पॉसिबल है। राइट। बट हुँ, म्यूचुअल फंड में जो पैसे बनते हैं, जो टैक्स जी, सेविंग है, क्योंकि टैक्स सेविंग में अगर आप देखें तो हुँ, सारे जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे में कहीं ना कहीं लॉक इन है। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें सबसे कम लॉक इन है, 3 साल। सबसे कम जी, अवधि तक, सबसे कम अवधि तक हुँ, आपका पैसा बंधता है म्यूचुअल फंड में। वाओ! राइट। हुँ, सो ये भी तो लोगों को समझना जरूरी है कि अगर पैसा बनता है तो किस वजह से बनता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। राइट। और वो तीन हुँ, साल ही बनता है। अगर और उसको अगर वो 3 साल आप सोच के चलो मेरा पैसा 5 साल बंद गया, वैसा सोच के भी अगर हाँ। आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो भी आपको पीपीएफ से ज्यादा मिलने के चांसेस है। बहुत अच्छा, मतलब एक और इसके बाद बात में एक और अच्छी चीज़ निकल के आई कि अगर लॉक इन है भी तो यार बहुत छोटे टाइम के लिए। तो आई थिंक ये अपने आप में म्यूचुअल फंड को थोड़ा एक एज और दे देता है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया कि म्यूचुअल फंड है क्या? और हमने एक तरह से प्रोस कॉन्स को भी निकाल के देख लिए बाकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। अब हम आते हैं कि मैं एक लेमैन हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया, तो मैं कैसे म्यूचुअल फंड को अप्रोच करूँगा? बात आती है कि अच्छा अलग-अलग चीज़ें हम सुन लेते हैं कि अच्छा डीमैट खोल लो यार, डीमैट के थ्रू कर लेना। मैंने ये भी सुना है कि बिना डीमैट अकाउंट के भी म्यूचुअल फंड्स में हम पैसे लगा सकते हैं। तो सर तरीका क्या होना चाहिए? पैसे कैसे हम मैं बिल्कुल वैसा इंसान हूँ कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो आप क्या बताओगे कि मैं कहाँ जाके कैसे पैसा लगाऊँ अपना म्यूचुअल फंड में? देखो, एक तो मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या तो वित्तीय सलाहकार के बारे में जानना चाहिए कि कौन है आपके नजदीक के एरिया में। राइट। बिल्कुल। उनको अप्रोच करें तो वो शायद से आपको सही तरीके से आपको गाइडेंस दे हुँ, सकते हैं। अगर चलो मान के चलो वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो हुँ, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जहां पे भी इनफैक्ट आज के दिन में ही आप हुँ, हम बात कर रहे हैं, सेबी ने एक सारथी करके मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो यस, प्योरली इन्वेस्टर एजुकेशन, यानी जिनको हुँ, इन्वेस्टमेंट करना है, जो इन्वेस्टर है, उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्होंने वो ऐप निकाली है। तो शायद से वहां से भी उनको मार्गदर्शन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। हुँ, बट फाइनेंशियल एडवाइजर होना और फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस लेना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योंकि वो बहुत सारे एस्पेक्ट को वो टच कर सकता है आपके पैसों के बारे में। चलो अगर ये सब चीज को थोड़ा अलग रखे, बट अगर मुझे डू इट योर सेल्फ एक रहता है, डीआईवाई, डू इट योर सेल्फ वाला अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं। पहले तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो तो आपके आपका पहले तो टाइम ड्यूरेशन आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन से हुँ, टाइम ड्यूरेशन के लिए मुझे वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। फिर हुँ, एक चीज होती है फाइनेंशियल गोल, मुझे क्या चीज हासिल करनी है वो पैसों से,
मुझे क्या चीज हासिल करनी है और मुझे किसके लिए करना है वो इन्वेस्टमेंट, राइट। तो वो थोड़ा सा ये एक बेसिक चीज है, वो ध्यान में रखनी है, राइट। अगर वो चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मुझे मेरा टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए, टाइम होराइजन कितने टाइम तक मैं कंफर्टेबल हूं मेरे पैसों को निवेश करके रखने के लिए, राइट, वो बिल्कुल। क्लियर हूं, मेरा फाइनेंशियल गोल क्लियर है, मुझे वो पैसों से क्या हासिल करना है, किस वजह से मैं वो कर रहा हूँ, वो सब चीजें क्लियर है। फिर वो म्यूचुअल फंड पर जाना है कि भाई म्यूचुअल फंड, ठीक है, मेरी ये चीजें डिसाइड हो गई। फिर उससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल। राइट। म्यूचुअल फंड की यूनिवर्स तो बहुत सारी है, जैसे मैंने कहा कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, रियल जी। एस्टेट, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है। तो अगर इक्विटी की बात करें तो जब भी आप टाइम डिफाइन करते हो, टाइम ड्यूरेशन करते हो, तो फिर इक्विटी फंड सिलेक्ट करने चाहिए। अगर हमने सोच लिया कि भाई चलो इक्विटी फंड सिलेक्ट करना है, तो इक्विटी फंड अभी 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 म्यूचुअल फंड में आते हैं, अभी म्यूचुअल फंड में आते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए फिर म्यूचुअल फंड के क्या पैरामीटर हो सकते हैं, तो पहले तो आपको कंपनी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं कौन से कंपनी के साथ जाना चाहूंगा, कौन से कंपनी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा, राइट। तो जनरली हमारा माइंडसेट ऐसा ही होता है कि जो नाम सुना हुआ रहता है हम रिलेट रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हर एक बिल्कुल। चीज को हमारे लाइफ में हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। मुझे एचडीएफसी पता होगा, मुझे आईसीआईसीआई पता होगा, राइट। मुझे रिलायंस, अभी तो रिलायंस नहीं है, अभी तो निपॉन हो चुका है, निपॉन म्यूचुअल फंड। जी। तो निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई हो गया। तो वो नाम से मैं ज्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि मुझे वो चीजें पता है, मेरे सामने आंखों के सामने वो सुनी। बैंक बैंक दिखेगी, राइट। तो क्यों ना मैं वो बैंक के म्यूचुअल फंड में डालूं। तो पहले आपको वो एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में मुझे करना है, राइट। फिर अगर आपने वो टेन्योर वगैरह सब कुछ डिसाइड किया होगा तो फिर वो फंड के बारे में आएंगे। तो फंड में भी वो फंड मैनेजर, वो कौन सा फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए आपको कि कितने साल से वो फंड के साथ वो जुड़ा हुआ है, राइट। सो जितने साल का एक्सपीरियंस, जितने साल से जी। वो फंड को वो मैनेज कर रहा है, तो शायद से उसको कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, राइट। फिर वैसे तो म्यूचुअल फंड में हमेशा कहते हैं सर, सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट, एक बार आप फंड मैनेजर थोड़ा समझा दो, थोड़ा सा अच्छा। ब्रीफली। तो सो फंड मैनेजर यानी जो फंड को मैनेज करता है, वो यानी वो फंड मैनेजर में जो मैंने कहा, हमने बात की कि जो स्टॉक्स परचेज करता है, तो वो स्टॉक परचेज का डिसीजन कौन लेता है, तो वो फंड मैनेजर रहता है, राइट। सो एएमसी होती है, ठीक है। फिर और एक चीज मैं बोलता हूँ, ज्यादा उसमें जानकारी अगर लेनी है तो लोग वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, ट्रस्टी होते हैं। एएमसी के बाद ट्रस्टी यस। आते हैं, फिर ट्रस्टी के बाद में वो फिर फंड मैनेजर्स आते हैं जो वो फंड आपका मैनेज करते हैं। और वो फंड मैनेजर वो जो स्टॉक्स परचेज करता है उसका डिसीजन वो फंड मैनेजर लेता है, राइट। तो उसकी एक जो टीम होती है, वो फंड को चलाने की जो टीम होती है, उसका पार्ट वो फंड मैनेजर होता है, ग्रेट। ओके, राइट। अंडरस्टूड। सो फंड मैनेजर आपका डिसीजन लेता है कि कौन सा स्टॉक्स परचेज करना, कौन सा स्टॉक्स कभी बेचना। फिर आती है बात रिटर्न्स की। तो एक फंड को देखने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो फंड कितना पुराना है, कितना नया है, राइट। बिल्कुल। तो रिटर्न्स को भी देखना चाहिए कि भाई वैसे तो हम, जैसे मैं बोल रहा था कि पास्ट परफॉर्मेंस इज द नॉट द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। मैं पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर मैं फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकता और लगाना भी नहीं चाहिए एक्चुअली में। बट वो फंड को देखना चाहिए कि उसके रिटर्न्स कैसे आए, उससे पता चलेगा कि उसने परफॉर्मेंस कैसे दिया है, राइट। तो फंड मैनेजर हो गया, फंड रिटर्न्स हो गए। अभी फंड रिटर्न और एक बहुत सारे दूसरे अलग अलग, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसके लिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रेशियोज होते हैं, रेशियो बिल्कुल। कहते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स है, रेशियो, फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं। वो भी एक बार आप आपके अगर आपको वो समझ में आता है तो उसको भी आप देख सकते हो कि वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल रेशियोज रेशियो। क्या बताते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चल सकता है कि कितना रिस्क ले रहा है वो फंड, ओके, ग्रेट। राइट। तो एक तो फंड मैनेजर हो गया, एक पास्ट परफॉर्मेंस हो गया, राइट। उसका, उससे पास्ट परफॉर्मेंस यानी पास्ट रिटर्न्स आप उसको देख सकते हो कि पास्ट रिटर्न्स कैसे गए हैं। फिर वो स्ट्रेटजी, वो फंड जो है,
वो फंड कौन से स्ट्रेटजी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, यानी कौन से स्टॉक्स वो बाय करने वाला है, कौन से स्ट्रेटजी के बाय करने वाला है। क्योंकि अगर आप इक्विटी की बात करो तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये ब्रॉड 3 यस। कैटेगरी है, राइट। तो जो वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वो इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसकी स्ट्रेटजी उसमें क्या रहेगी। क्योंकि हर एक फंड मैनेजमेंट, हर एक फंड मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है जिससे वो स्टॉक्स बाय करता है। इसके जी। लिए ही ये म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यस, ऑफ कोर्स। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही वो मार्केट में डे टू डे बेसिस पे चलते हैं। और वो जो उसका प्रोसेस है, उसको नजर रखने के लिए जो मैंने कहा रेगुलेटरी बॉडी यानी सेबी, इससे भी। यस। राइट, वो है। तो ये कोई ऐसा अनरेगुलेटेड या नॉट प्रोफेशनली मैनेज्ड ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है ये। हाँ, मतलब वहाँ जो लोग बैठे भी होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपका पैसा लगा रहे होते हैं। आपने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई कि अच्छा आपको बैंक भी चेक्स मतलब करनी चाहिए चीज़ें में लो कि भाई तुम्हारा खुद का टेन्योर क्या होगा, फंड मैनेजर कौन है, थोड़ा फाइनेंशियल रेशियो भी अगर आप समझ पाओ। तो अच्छा हम ये बता देते हैं कि हम इसे डिफ़िकल्ट नहीं दिखाना चाहते, बट ये भी इसकी एक रियलिटी है जो हम बता रहे हैं कि आँख बंद करके आप पैसा मत लगाओ। या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओ या तो आपको फाइनेंस की थोड़ी नॉलेज है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप ध्यान दो, ताकि आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में आसानी हो। आसानी तो हो। इससे ये मत समझिएगा कि हम इसको मुश्किल या फिर कोई ऐसा बना रहे हैं कि यार बाप रे! ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और किसी से एडवाइस लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें राइट। समझना। सर, आपने बहुत अच्छे से तोड़-तोड़ के हमें बताई ये चीज़ें कि क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। अब आते हैं एसआईपी हमने बहुत सुना है सर। राइट। एसआईपी के बारे में हम सुनते हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक तरीका है एसआईपी। जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन जितना मैंने थोड़ा सुना है कि अच्छा इसमें कंपाउंडिंग होती है, एक बार पैसा लगा दो, फिर वो रिटर्न मिलता है उसपे, फिर तुम पैसा लगाते हो जो ऐड करते हो उसपे भी रिटर्न मिलता है, तो वो बढ़ता जाता है एक तरह से। और ऐसा भी लोग बोलते हैं कि अरे 500 से शुरू कर सकते हो तुम। तो थोड़ा एसआईपी के बारे में बताइए सर? सो पहले तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, और मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्शन मेरा होता है, मेरे ये 16-17 सालों के कैरियर में जब भी मैं लोगों को मिला हूं और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की है, वो लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड समझते हैं। वो लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड समझते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं मुझे कि नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड में नहीं किया है, मैंने है ना एसआईपी में किया है, राइट। यानी वो म्यूचुअल फंड को कुछ यस। अलग समझते हैं और एसआईपी को अलग समझते हैं, राइट। और हुँ, म्यूचुअल फंड को एक्चुअली, म्यूचुअल फंड का वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कह सकते हो, स्ट्रेटेजी कह सकते हो, राइट, या हुँ, तो आपने जैसे कहा हिंदी में कि तरीका कह सकते हो। जी, ब्रॉड में म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड में वो एक एक फैसिलिटी, एक यस। इन्वेस्टमेंट का जरिया जो है वो है एसआईपी। और उसको सही तरीके से समझना है तो एफडी आप करते रहेंगे लोग, फिक्स डिपॉजिट, या राइट, जी, में एक रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, यस, आरडी, रिकरिंग, यस। यानी मैं बार बार आईडी। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। सिमिलर हुँ, म्यूचुअल फंड में अगर आपने निश्चित कर लिया कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और मैं एक साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे पास ये एसआईपी का रूट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मैं हुँ, सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक तरीके से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। सो म्यूचुअल फंड और एसआईपी कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। हुँ। म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है एसआईपी, जिसको कह सकते हैं कि एक तरीका है म्यूचुअल फंड में बिल्कुल। इन्वेस्ट करने का। सर तो जैसे एसआईपी होता है, अब हम ये तो समझ गए कि अच्छा ये इसका एक तरीका है। लेकिन अब एसआईपी में हम जाएँ कैसे? मैंने पहले भी शायद ये आपसे जानने की कोशिश की थी कि जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं, आज हमारे पास अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएटेड है, हमारे पास ऐप्स हैं कि अच्छा इस ऐप के थ्रू हमने एसआईपी कर दिया। तो एसआईपी करने के हमारे पास साधन क्या-क्या है? अगर आप सिर्फ़ क्या हम कुछ पर्टिकुलर जो आजकल बहुत फ़ेमस ऐप्स चल रहे हैं, मैं नाम आपको नाम पता ही है ज़ेरोधा हो गया, अलग-अलग हो गए। तो क्या इनके थ्रू ही एसआईपी किया जा सकता है या कोई और तरीका भी होता है सर एसआईपी के लिए? देखो एसआईपी, पहले तो मैं ये कह दूं कि डिमैट अकाउंट होना कोई कंपलसरी नहीं है। डिमैट डिमैट अकाउंट इज नॉट कंपलसरी फॉर म्यूचुअल फंड, राइट।
वो वापस से वही है कि डीमैट एक जरिया है, हो सकता है अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप डीमैट अकाउंट में भी कर सकते हैं, बट विदाउट डीमैट हम्म। भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप लमसम और एसआईपी यानी एक मुश्त और एसआईपी यानी हर हम्म। महीने आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आप ये दो तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी में कैसे इन्वेस्टमेंट करना, जो आपका क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली देर आर डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल एप्स जो होती है जहां पे आपको वो बताते हैं कि बेस्ट फंड ये हम्म। है, तो बेस्ट फंड में आप फॉर एसआईपी ये कर सकते हो। बट मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आज के बेस्ट फंड हो वो कल जाकर भी वो बेस्ट फंड रहेंगे, राइट। तो एक्चुअली सी इन्वेस्टमेंट एक क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लानिंग लगती है। इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग लगती है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। आप जो हम्म। भी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, भले वो छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो, अमाउंट इज इमटेरियल, बट आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपके कैश फ्लो, या तो जिसको मैं कह सकता हूं कि आपके इनकम एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि मैं एसआईपी करूं या मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूं, राइट। हम्म। और ये जो एसआईपी है, जैसे कहा आपने कि एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन है काफी, जेरोदा है, आप देखो तो एक्सिस, हर बैंक की भी अभी एक मोबाइल ऐप आ चुकी है जहां से आप इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी में कर सकते हो। या आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का भी अगर अप्रोच करते हैं तो वो भी आपको उनके द्वारा भी आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम्म। एसआईपी में निवेश करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आज के दिन में। डिमैट हम्म। अकाउंट कंपलसरी नहीं है, आप बिना डिमैट के भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप फिजिकल फॉर्म भी भर के भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। तो वाह। सारी आसानी अवेलेबल है, बट वही है कि इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट के पहले प्लान करना। बहुत बहुत सही, मतलब कि साधन तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे अच्छे से उपलब्ध है। बस समझने की कमी थी जो आज हम पूरी कर रहे हैं कि अच्छा सिर्फ डीमैट के थ्रू नहीं होगा यार, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन एक्सप्लोर। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर, जो एक इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। आपने भी बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है रिस्क इन्वॉल्व। अब हम बात करते हैं अगर एफडी की, नो रिस्क और लेसर रिस्क इन्वॉल्व, पीपीएफ बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व। बट व्हेन वी कम टू सिक्योरिटीज मेनली, वेदर इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और ऐसी चीजें, तो इनमें रिस्क इन्वॉल्व बहुत होता है। ऐसा हमारी मेंटालिटी तो खैर है क्योंकि शायद हमें नॉलेज नहीं होती है पैसे लगाने की, तो और हम लगा देते हैं सोच के, क्या रही इसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है पैसे लगा दो। पता चला अच्छा ये 500 का था अभी 200 हो गया, गए पैसे। तो इसके चलते हम ये भी सुनते कि फैमिलीज में तो ये चलता आता है कि यार शेयर मार्केट में मत जाओ मत जाओ, नॉलेज नहीं है, पैसे जाएंगे डुबा दोगे सब, है ना। तो ये धारणा भी चलते आ रही है। यूएस जैसे कंट्री में 60% पीपल आर इनटू शेयर मार्केट, और इंडिया में उसका आधा का आधा भी नहीं है। तो ये मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा इशू एक है रिस्क इन्वॉल्व सर। तो अगर हम और म्यूचुअल फंड म्यूचुअल के, फंड के टैगलाइन भी जारी, म्यूचुअल फंड सही है तो बोलते हैं, बट डिस्क्लेमर भी आता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। तो यस वहां पे रिस्क यस, की बात तो करते ही हैं वो लोग, तो रिस्क को तो समझना बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैंने आपको कट किया, बट ये बहुत एक नो रिलेवेंट चीज थी, इसके लिए मैं आपको ये रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो, रिस्क एक्चुअली कैसा होता है मैं आपको बोलता हूँ। मैक्सिमम लोग जो मैं मिला हूं, राइट, जो प्रोडक्ट को समझ नहीं पाए हैं या प्रोडक्ट को समझा नहीं है, वो रिस्क की बात अगर करते हैं ना तो वो गलत है। क्योंकि रिस्क ऐसी चीज है, अगर आप उसको एक्सपीरियंस करते हो ना, तभी ही आपको पता चल सकता है कि वो रिस्क कितना है। सी, रिस्क बिल्कुल इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज में, हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क तो रहता ही है, कोई भी चीज में, राइट। अभी आज के तारीख में मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत ही सरल शब्दों में, कि कोविड का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, राइट। हम वैसे देखने जाए, जब भी वेव वन थी, वेव टू थी, और वेव थ्री अभी चल रही है, राइट। तो वेव जब चल रही है, राइट, जब भी कोविड की वेव चल रही है, तभी आपको मैं बोलूंगा
के रास्ते पे जाकर पानी पूरी खाना, तो आपको वो रिस्की लगेगा। आप बोलोगे अरे क्या बिल्कुल। पागल हो जैसी बातें करते हो, ये रिस्क कौन लेगा, राइट। जैसे ही वेव चली गई और आपको याद आती है पानी पूरी, बाहर की पानी पूरी खाना, और आपका जो पसंदीदा ठेले वाला रहेगा जो पानी पूरी देता रहेगा, जी बराबर जी। है, आप जाके खाओगे उसको, बिल्कुल तभी आपको रिस्क के बारे में नहीं सोचोगे, बिल्कुल। राइट। तो रिस्क ही ऐसी ही बात है। आपको हम्म। बंजी जंपिंग करनी है, या तो आपको कोई आप बोल सकते हो जो स्पोर्ट्स राइड्स वगैरह रहती है, राइट, वो आपकी अगर पसंदीदा है तो आप उसमें रिस्क ले लोगे और वो करोगे, राइट, क्योंकि आपको वो पसंद है और आपको उसको समझा बिल्कुल। है, आपको उसने हम्म उसने आपको समझा है, राइट। वो समझने के बाद आप रिस्क ले लोगे। हम्म तो इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, जब तक आपने हम्म नहीं किया है एक्सपीरियंस, जब तक आपने रिस्क नहीं लिया है, तब तक आपने रिस्क समझा नहीं है। हम्म। जब भी आप उसको समझ जाओगे, जब भी आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना रिस्क है। बहुत रिस्क बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पुट किया, क्योंकि हमें रिस्क सुनते ही डर लगने लगता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि रिस्क तो हर जगह है यार, गाड़ी चलाने भी जाओगे तो ठोक भी तो सकते हो। जरूरी थोड़ी है यू ड्राइव आपकी गलती स्मूथली। नहीं हो सकती है, आपकी गलती नहीं हो सकती है, सामने वाला आपको ठोक देगा तो आप क्या करोगे? हाँ रिस्क तो है ही। बिल्कुल। रिस्क इज एवरीवेयर एंड यहीं पे वो गेम शुरू होता है जहां हमें ये समझना पड़ता है कि अच्छा कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, और उसका जो सामंजस्य होता है उसको बरकरार रखने के लिए, उसके लिए अगर आप कुछ बता पाए कि अच्छा म्यूचुअल फंड में रिस्क को। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं मेरी जब भी एनालिसिस करूंगा मैं, कि मेरी इनकम हम्म। इतनी है, मेरी एक्सपेंस इतने हैं, मेरी सेविंग्स इतनी होती है, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। अगर मेरे फाइनेंशियल गोल्स कोई शॉर्ट टर्म नहीं है तो मैं इक्विटी में डालूंगा नहीं। यानी मेरे अगर फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म है हाँ। तो मैं इक्विटी में नहीं डालूंगा। अगर मेरे हम्म। सारे गोल्स लॉन्ग टर्म है तो या इक्विटी में मीडियम एंटर। टर्म है तो मैं इक्विटी में डालूंगा। क्योंकि हम्म म्यूचुअल फंड से जितना आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा, हम्म उतना रिस्क कम हो जाता है। रिस्क क्या कम होता है कि आपका कैपिटल नहीं जा सकता। कैपिटल यानी जो आप इन्वेस्टमेंट जो किया है वो भी हम्म आपका नेगेटिव में नहीं जा सकता, राइट। हम्म ऊपर से जितना ज्यादा मैं रखता हूं तो मेरे को रिटर्न ज्यादा आ सकते हैं। जितना ऑफ मैं कोर्स। जितना मैं कम रखूंगा, जितना कम अवधि के लिए हम्म। रखूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं। मैं हमेशा जी। ना बोलता हूं कि अगर आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपका टाइम ड्यूरेशन हम्म 3 साल है, तो आपको इक्विटी में नहीं डालना है, हम्म बराबर है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको इक्विटी में ही डालना है। हम्म क्योंकि जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन, उतना हम्म आपका रिस्क कम हो जाता है। यानी आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो तो जाता ही नहीं है, वो कभी नहीं कहीं नहीं जाएगा, उल्टे का उसके ऊपर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिटर्न और ज्यादा मिलेगा। ग्रेट। और वही चीज पास्ट में हुई है। हम्म और पीपीएफएस सॉरी माफ कीजिए, पीपीएफ पीपीएफ से उल्टा होता है कि आप जितना ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक रखते हो तो आपका रिटर्न कम हो जाता है। आप बिल्कुल पिछले 15 साल के पीपीएफ के रिटर्न देखोगे और आज का रिटर्न देखोगे तो कितना डिफरेंस आ गया, कम हो गए। बिल्कुल। और लोग वो इन्फ्लेशन रेट भी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हाँ, हिसाब से तो वो तो कैपिटल भी खा जाएगा। लोग वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि इक्विटी के साथ, यानी आप रिस्क को लेकर, आप अगर आपके सेंटर स्टेज में रिस्क रखोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ये रिस्क को मैनेज कैसे करना, वो आपको समझना है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना वो नहीं करना है, बट रिस्क को आपको मैनेज कैसे करना है ना, वो आपको समझने की जरूरत है। रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, हम्म। राइट। बहुत बहुत सही से। जी, आपने बहुत सही से इसको एक्सप्लेन किया सर कि रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड पे, मैं अब एकदम घुमा के नहीं पूछूंगा। सीधी बात इतनी है कि यार मैं जाता हूँ, मुझे तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोली थी ये बात कि अच्छा सुनी सुनाई बात पे हम चले जाते हैं, या फिर हमने पैरामीटर्स भी देख लिए, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व समझने के लिए
अगर एक कंपनी के बारे में मैं देखूंगा तो आप अगर एक दो चीज बता पाए कि अच्छा इसका ये देखोगे तो आपको रिस्क इन्वॉल्व समझ आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि आपका पैसा कितना रिस्क ले रहा है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। अगर ऐसा कुछ होता हो पैरामीटर्स जो आप बता पाए कि जिससे पता लगे कि अच्छा हाँ ये इतना रिस्क इन्वॉल्व है, ये देखने के कुछ पैरामीटर्स हो इन कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा ऑडियंस ओके। एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगी वो समझने में। ओके। देखो मैंने मैंने वही चीज, इसलिए मैं बार बार वही चीज हमेशा दोहराता हूं कि आपके पहले फंडामेंटल्स है ना वो क्लियर करिए। आपको जब भी हम्म। इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड में करना है या स्टॉक्स में भी करना है, मान के चलिए, जी। आप पहले डिसाइड करिए कि आपको कौन से टाइम तक आपको करना है। ठीक है, हम्म। वो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करोगे, फाइनेंशियल गोल डिसाइड करोगे, उसके बेसिस के ऊपर फंड आएंगे। अभी फंड्स में भी आप पहले क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए। क्वालिटी इन द सेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि लार्ज कैप, बड़ी यस। कंपनियां, बड़ी कंपनियां को आप प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, बाद में अगर आपको लगता है कि सी बड़ी कंपनियां आपको रिटर्न ज्यादा नहीं दे सकती है, म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लार्ज कैप फंड्स आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते हैं, ज्यादा रिटर्न आपको मिड कैप और स्मॉल कैप दे सकता है। हम्म। बराबर है। वेरी ट्रू। बट अगर उसको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा आपने दे दिया तो उसमें रिस्क कम हो जाएगा, राइट। बट वेरी अगर आप नाइस। बट अगर आपको टाइम ड्यूरेशन आपका सोच मान के चलो कि आपको 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो आपको लार्ज कैप फंड्स में करना चाहिए, या कोई आप ऐसा कह सकते हो कि कोई इंडेक्स फंड में करना चाहिए जो हम्म। निफ्टी और सेंसेक्स से जुड़ा हुआ हो, राइट। क्योंकि सी लग रहा है कि आपको डू इट योरसेल्फ ही करना है, अगर आपके आपके हम्म। हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है, तो आपको मुझे लगता है कि पहले इंडेक्स फंड में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन नहीं आएगा। इंडेक्स यानी जो आपका निफ्टी और सेंसेक्स जो देखते हैं आप स्टॉक मार्केट में, जी। उसका ही, यानी उसमें जो 30 कंपनी और 50 कंपनी होगी, वही 30 और 50 कंपनी में ये फंड इन्वेस्ट करेगा इंडेक्स फंड में। हम्म। कंफ्यूजन कहां पे आएगी? जहां पे जब भी आप एक्टिवली मैनेज फंड्स देखोगे, हम्म। वहां पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपने सोचा है कि आपने लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप समझ लिया है, अगर आपको लार्ज कैप यस। में करना है तो आपको इंडेक्स फंड में जाना है। अगर आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाना है तो आपको फिर वो फंड मैनेजर देखना है, उसका सीनियोरिटी देखनी है, वो फंड हाउस को देखना है, उसके पास रिटर्न्स को देखना है, उसके अंदर हुए स्टॉक्स को देखना है। ठीक है, अभी एक चीज अलग से आ गई कि स्टॉक्स को कैसे देखना। फिर म्यूचुअल फंड का तो चलो हमने देख लिया कि स्टॉक्स हाँ। कैसे देखना, वो भी थोड़ा एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर वो स्टॉक्स में देखना पड़ेगा कि आपको वो स्टॉक की उसका डेट कितना है, वो कंपनी ने कितना उधार बिल्कुल। उधार की जिंदगी, उधार कितनी वो कंपनी उधार की जिंदगी से वो चल रही है, राइट। हम्म। फिर प्रमोटर्स, जो कंपनी जिसने स्टार्ट की थी, उसका प्रमोटर का स्टॉक, उसका होल्डिंग कितना है वो स्टॉक्स के अंदर, यस। राइट। सो फिर वो क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, वो बहुत सारी टेक्निकल चीजें आ जाएगी। ठीक है, वो फिर जी। फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच, वो बहुत सारी चीजें टेक्निकल आ जाएगी, तो थोड़ा ऑडियंस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी। बट एज फार एज हम्म। म्यूचुअल फंड कंसर्न, वापस से मैं रिपीट करूंगा, दो साइड है। एक साइड आपको पहले आपका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना है, टाइम होराइजन डिसाइड करना है, आपका फाइनेंशियल गोल देखना है, आपके कैश फ्लो को एक बार देखना है कि आपका इनकम एक्सपेंस कितना है, कितनी सेविंग्स कर सकते हो। ठीक है, फिर प्लानिंग के वक्त आपको सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी इमरजेंसी को रखनी है, कि मुझे इमरजेंसी में अगर हम्म। पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे उसके लिए अलग से पैसा रखना है। और बाद में जो भी मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है, उसको आप म्यूचुअल फंड में आप फिर लार्ज कैप फंड, जैसे इंडेक्स फंड बोला, या तो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, बैलेंस फंड्स, देयर आर मेनी मेनी कैटेगरीज। बट वो टाइम हम्म। ड्यूरेशन से आपको वो निश्चित करना है। उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी हेल्प कर देगा, या तो जो भी प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स भी कुछ कुछ कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी बता वो देती आंसर है। देकर आपको आंसर मिल सकता है। पहली बात तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने बताया तो कि टेक्निकल चीजें ये है बहुत है और मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अभी जिस तरह से आपने बताया है बहुत चीजें आपने बता भी दी है और इनफैक्ट आई फील इसके बदौलत भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपने मिड कैप और इस लार्ज कैप को भी टच कर लिया, आपने टाइम ड्यूरेशन को भी टच कर लिया, इतना तक बता दिया कि देखो बड़ी कंपनियां तो जरूरी नहीं कि तुम्हें रिटर्न वो उस समय ज्यादा नहीं देगी। ये भी बहुत टेक्निकल बात है जो आपने बहुत आसानी से समझा दी। तो यू आर वेरी, आई फील ये आपने बहुत आसानी से कर दिया। अच्छा सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन इस बारे में है कि एक क्वेश्चन मैं करूंगा आपको, आपका बिल्कुल। नाम क्या है? राहुल। राहुल सर। राहुल। जो कोई भी लोग, यानी मैंने नाम इसके लिए पूछा, मुझे पता था, पर नाम इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं समझाने के लिए पूछ रहा हूँ। अभी ये राहुल जो है, वो राहुल का पहले केवाईसी होना जरूरी है इन्वेस्टमेंट जी। के लिए।
ये राहुल का केवाईसी होना जरूरी है। नो योर कस्टमर कहते हैं उसको, नो योर कस्टमर। तो केवाईसी के लिए आपका पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ जरूरी है। वो होने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो, राइट। तो जो भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, उसके लिए केवाईसी करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये सब चीजें जो आप पूछ रहे हो वो शुरू होगी, शुरू होती है। राइट। बिल्कुल आपने स्टार्टिंग भी बता दी। चलो, तो हमने बहुत, मेरे को लगता है बहुत कवर किया पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, म्यूचुअल फंड को पूरा खोलने की कोशिश की है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे अब इसी बारे में होगा, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम जैसे लोग, क्या होता है कि 30-35 के सैलरी के होते हैं, या इवन 20 के सैलरी के लोग होते हैं, जिनके 5-10 हज़ार रुपए बच जाते हैं। अब उनको खर्च करना होता है। तो अगर आप एक परसेंटेज बता पाए, जैसे कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी बताया था, एक जस्ट एन एवरेज और एन आइडियल परसेंटेज कि जो अपने इनकम से हमें इन्वेस्टमेंट के लिए साइड करना चाहिए एटलीस्ट, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट एंड एक्सपेंस। अगर हम सोच ले कि अच्छा 10%, 20%, वॉटेवर, आपके हिसाब से एक आइडियल परसेंटेज क्या हो सकता है? राहुल, यानी देखो कैसा है इसमें, जो यंग रहते हैं, जो मिलेनियल्स रहते हैं, जिनकी या तो मान के चलो पॉकेट मनी बोल दो आप, या तो फर्स्ट जॉब बोल दो आप, राइट। पॉकेट मनी, फर्स्ट जॉब जो भी है, और वो सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। पहला तो एक मैं हमेशा कहता हूं कि ये पर्टिकुलर जो एज वाले, या तो ये जो कैटेगरी मैंने कहा, राइट, मिलेनियल्स मैंने कहा, जो पॉकेट मनी या तो फर्स्ट जॉब है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम परसेंटेज, मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूं उनके लिए, मैक्सिमम परसेंटेज, क्योंकि उनके लाइफ में अभी एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। उनके उनके केस में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर वो इन्वेस्टमेंट्स का सोचते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको करना चाहिए। आइडियली आइडियली 30 to 40%, आइडियली 30 to 40% ऑफ योर इनकम आपका इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स, यस। लोगों को सेविंग्स ही इन्वेस्टमेंट लगती है। यस, वेरी ट्रू, वेरी सेविंग ट्रू। सेविंग जो है वो आपको 2%, 3%, 4% करके देगी, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 10%, 12%, 14% भी करके दे सकती है, राइट। और म्यूचुअल फंड में 22%। म्यूचुअल फंड में आए हुए हैं 22%, आ सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, बट उसमें उतनी कैपेसिटी है कि वो डबल डिजिट रिटर्न दे सकते हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड, राइट। वेरी सो नाइस। एटलीस्ट 30% तो आपको टारगेट करना चाहिए। और मैं ये एक चीज कहता हूं कि चलो अभी मिलेनियल्स को थोड़ा साइड में रखे, आपका ग्रोथ होता है, आप एज 30-35 में आते हैं, तभी लोगों को आज के टाइम में, अगर मैं बोलूं जितना मेरा इंटरेक्शन होता है, कि 30-35 एज वाले ही ज्यादा इंक्लिनेशन रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, राइट, अच्छा इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। ये टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि लायबिलिटीज भी आती है, लोन आते हैं, होम लोन आते हैं, पर्सनल लोन आते हैं, कार लोन आते हैं, राइट। तो मैं उनको ये कहता हूं कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्या याद रखनी है, आपका जो पूरा फाइनेंशियल्स जो है ना, वो 30-30-30 में डिवाइड करना चाहिए। तो ये 30-30-30 क्या है? 30% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 30% आपका एक्सपेंस होना चाहिए, और बाकी का जो 30% है वो लायबिलिटीज होना चाहिए। हमेशा लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस लोग जोड़ते हैं, क्योंकि मैं जो लोन दे रहा हूं वो तो मेरा एक्सपेंस है, बट बट अगर आप घर के लिए कर रहे हो तो वो एक्सपेंस नहीं है, आप एसेट बिल्ड कर रहे हो वहां पे, ठीक है। थोड़ा टॉपिक एक अलग हो जाएगा, चलो उसमें ज्यादा नहीं घुसते हैं, बट 30-30-30 रूल सोचना चाहिए। 30% आपके इनकम का 30% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट। 30% आपका एक्सपेंस होना चाहिए, जो नॉर्मल रोज के खर्चे हैं आपके, आपको गैजेट्स बाय करना है, आपके घर के खर्चे के लिए करना है, राइट, उसके लिए 30% आपके लायबिलिटी के लिए रख सकते हो। और अगर लायबिलिटी नहीं है तो आपका एटलीस्ट 50-60% आपका इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, राइट। विच इज वो सुन के जैसे आपको थोड़ा सा एक स्माइल आ गई, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सुन के डिफिकल्ट होगा, बट
for your good only, right? For your Yes. good only, for your future, to create wealth. लोग प्रॉब्लम क्या होती है पता है राहुल, लोगों को है ना, जो बड़े हो गए ना उनका नाम लेने में बहुत अच्छा होता है वेरी कि ट्रू। अंबानी हो गए, अगर बाहर के दुनिया के बिल गेट्स हो गए, राइट? यहाँ के अगर हम इन्वेस्टमेंट कुछ लोग जानते हैं तो राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करते हैं, बाहर की बात करो तो वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं, जी। बट उन्होंने क्या किया वो तो आप एप्लीकेबल करने की कोशिश करिए, वाओ। यस। वेरी ट्रू। राइट? उन्होंने जिस परसेंटेज से इन्वेस्टमेंट किया, नो डाउट उनकी इनकम लेवल भी शुरू में तो कमी होगी ना, हाँ, बिल्कुल, बट बिल्कुल। जब उनको रियलाइजेशन पॉइंट हुआ तब से उन्होंने स्टार्ट किया रहेगा। सो सी, ठीक है, वो बात अभी ज्यादा हम उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपनी यानी मेरा जो केस स्टडी, मेरा इन द सेंस जो ऑडियंस सुन रही है उसके बारे में, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है तो ये 30-30-30 रूल से वो सोच सकते हैं। अगर लाइबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट उनको 50 to 60% स्ट्रेच होना चाहिए, अगर लाइबिलिटी है तो 30-30-30 रूल से ओवरऑल उसको प्लान करना चाहिए, और 10% कैश में रखना चाहिए, राइट? जो इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है। बिल्कुल। वाओ! वाओ! सर, ये तो बहुत सही आपने एक ज्ञान मंत्र दे दिया है 30-30-30-30 का, और ये मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा आज तक हमारे इस एपिसोड में, हमने बहुत अच्छी बातें की है, ऐसा नहीं है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, क्योंकि अगर एक फ़ॉर्मूला टाइप का कुछ मिल जाए आप जैसे क्वालिफ़ाइड लोगों से, तो हमें बहुत आसानी आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने के लिए। तो सर, इसी के साथ मेरे तो सवाल खत्म होते हैं, और मेरी आशा यही है कि आज जो हमारे ऑडियंस है, जिन तक ये पहुँचेगा, उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को वो समझ पाएँगे, म्यूचुअल फंड्स को समझ पाएँगे, और कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे ये समझ पाएँगे। आपने एक और चीज़ बोली थी कि हम दूसरों को तो देखते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं देखते, तो कहीं न कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो वही होता है कि सेविंग्स में को हम समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो 2-4% ही देगा। 10-15% की सोचो, तब तो पैसा ही तो पैसा बनाएगा आगे। यस, तो पैसा ही पैसा बनाएगा। और आपने वो एसआईपी के बारे में जब बात कर रहे थे हम, तब आपने बोला पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड, एप्लीकेबल टू स्टॉक्स, राइट? वो सिर्फ एसआईपी से जुड़ा नहीं है। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में बना के देना और वो फिर आपको बना के डिलीवर करना, वो म्यूचुअल फंड ने लास्ट 40-45-50 ईयर से काफी अच्छी तरीके से करके दिखाया है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड से होनी चाहिए। जैसे जैसे थोड़ा अंडरस्टैंड है तो ही फिर वो स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। एक्चुअली आज लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बार, कि डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और समझने के करने के बाद वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कूद जाते हैं। वो चीज नहीं करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिस्क मैनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। वो राहुल लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो सर, आपसे बात करके आज बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमें समझने को मिला म्यूचुअल फंड्स तो ख़ैर काफ़ी डीप में, बट ये भी समझने को मिला कि इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई होप, अच्छा बाय द वे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ म्यूचुअल फंड को हम बहुत बैठ के यहाँ प्रमोट या डिमोट नहीं करना चाहते, डराना भी नहीं चाहते आपको, बस हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। हमारा मोटिव इतना है कि हम समझ पाएँ कि म्यूचुअल फंड है क्या, और आप तक समझा पाएँ आपको कि ये है क्या। ना इससे डरने की ज़रूरत है और ना बहुत एक्साइट होने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से यही राय रहेगी कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को ढूँढें, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएँ, ताकि आपको पर्सनल नॉलेज भी हो जाए। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ अपने से करना है, तो आप कर सकते हैं। बाकी हमने बहुत लेंथ में इसको डिस्कस किया है, तो आई होप व्यूअर्स कि आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो गया होगा। एंड आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू सर, एंड आई एम रियली, रियली थैंकफुल you agreed to come on the show, and I feel glad कि हम इस टॉपिक को इतना इतने अच्छे से ले पाए, उसको टैकल कर पाए, और आई होप कि इसको बहुत लोगों तक हमें पहुँचा पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू थैंक यू राहुल, सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू, शुक्रिया।